जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे, हेल्दी हैप्पी एंड फाइन होंगे। क्या आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ भाई और बहनों, काम करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितने घंटे हाई प्रोडक्टिविटी पीक आवर पे काम करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे G20 फाइनेंस, डिफेंस, यूपीआई, यूएचआई एंड रशिया एंड यूक्रेन वॉर आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट और बिफोर कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनकर के G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया गए हुए थे और इंडोनेशिया में ये 2 दिन का समारोह था जहां पे हम यूएन पीस ट्रीटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट इनोवेशंस, फूड सिक्योरिटी के बारे में हमने बात किया। और नाउ इट्स टर्न टू फिनिशिंग टाइम। और जब फिनिश करने का टाइम आया तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जी ये जिम्मेदारी भारत के हाथों में सौंपा। वहां पे इंडिया की तरफ से मौजूद थे श्री अजीत डोभाल सर, एस जयशंकर साहब सर, नीति आयोग के एक्स सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत एंड माननीय प्रधानमंत्री और इंडिया के और सारे डेलीगेट्स थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 में हम बैठे हुए हैं और हम दिनों दिन एक नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। बिजनेस के मामले में, इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स एंड बिजनेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशन के बारे में जब हम देखते हैं तो हम वी आर गेटिंग टच सम न्यू डायमेंशनल वर्ल्ड एवरी डे एंड एवरी डे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि 2022 में हमने एक कंट्री को डिलिस्ट किया है। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी उसका नाम नहीं लेते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर टाइम इस बात पे जोर ज़्यादा डालते हैं, लोकल फॉर वोकल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और G20 का लास्ट डेलीगेशन वर्ड था, भारत उन लोगों की आवाज़ बनेगा जो दुनिया में अति पिछड़े हैं। इन द टर्म्स बिजनेस दे हैव नो assertive ट्रेड एंड कॉमर्स। और बेसिकली गरीब मुल्कों के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उसकी आवाज बनेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने अफ्रीका कंटिनेंट और भी जो यूरोप के कंट्री है उनके साथ आने की बात कही है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ थिंग इज दैट कि 2023 का G20 समिट होगा ना, वो इंडिया में होगा। और ट्रेड और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो अभी हम 3.227 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं। एक साल में 8 से 10% का अगर अपन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखते हैं तो अगले साल हम 4.2 पहुंच जाएंगे और 4 पॉइंट पहुंच जाएंगे। 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टच करेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। अगर हमारा ग्रोथ रेट 8 से 11 या 8 से 12% रहा। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट के अप्रोचेस क्या है और टैक्स कलेक्शन का स्ट्रेटेजी क्या है। वैसे पिछले सितंबर में हमने पिछले साल का जो रिकॉर्ड था उसको हमने तोड़ दिया जीएसटी कलेक्शन में। दैट वाज इनक्रेडिबल एंड मैग्निफिसेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि G20 समिट में हम बात करेंगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के लिए जोड़ता हो। हम दुनिया के 5 एलीट क्लब में तो नहीं है, लेकिन मेरे को कहते हुए अफसोस हो रहा है या फिर एक चिंता है। जब 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ था तो वी हैड, हमारे साथ ये एक दुखद घटना है और ये इतिहास के पन्नों में छपा रहेगा। पर्सनली ये मैं कहना चाहूँगा कि यार एक बार ना चाइना को ना अपने हिसाब से ना दिखा देना चाहिए। ये गीदड़ भक्की इसको बोलते हैं। चाइना बोलेगा नेपाल हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, असम हमारा है, डोकलाम हमारा है, पीओके हमारा है, सीओके हमारा है, ये बोलता है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आने वाले 30 साल तक ना चाइना ऐसे गीदड़ भक्कियाँ देता जाएगा। और मैं तो कहता हूँ एक बार ठोक दो, ठीक है, और फिर बाद में देख लेंगे। क्योंकि जब मलक्का स्टेट पे, आपको याद होगा गलवान इंसिडेंस,
मोदी जी ने डायरेक्ट फ़ोन करके कहा था चीन को कि मेरा तो पता नहीं बट बीजिंग को छोड़ूंगा नहीं, और डायरेक्ट फ़ोन काट दिया था। पिछले 75 सालों में जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे ना, तो हिंदुस्तान वॉज रिकॉग्नाइज्ड, बट उस लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं मिलता था जैसा कि हमको चाहिए। और वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडेड इन सुपर पावर कंट्री रेस? और ये एक बायरेशियल डिफ्रेंसिएशन है जो कि पर्सनली मेरे को और हमारे जैसे और भी हिंदुस्तानियों को ये बात खटकता है कि यार अपन चाइना, रसिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये दुनिया के 5 एलिट क्लास लोग हैं। यूएसए हमेशा वो बंदर वाला खेल खेल रहा है, बंदर को रोटी किसने दिया, बंदर को रोटी किसने दिया। पिछले 20 साल से अगर आप यूएस का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो यूएसए हर जगह जो है ना वार और इनस्टेबिलिटी और पीस के नाम पे ना दंगे करा रहा है। हाँ, मेरे को पता है यूएसए का जो है ना डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 800 साढ़े 800 बिलियन डॉलर का है। तो भाई हथियार बनाओगे तो बेचोगे कहाँ? कोई तो एक प्लेस चाहिए। सिर्फ 30 करोड़ लोग वहां रह रहे हैं, जितना हमारे बिहार और यूपी में रहते हैं। बट द माइंड एक दूसरे को मुर्गा लड़ा वाला काम कर रहे हैं यार। और ये चीज है ना असर करती है जब आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना। आपने सीरिया को तबाह कर दिया, आपने इराक को तबाह कर दिया, जॉर्डन के साथ तो वही चल रहा है। ये जो है ना मतलब दुनिया में वो कठपुतली वाला खेल होता है ना, दुनिया को नचाया जा रहा है अपने तरीके से। और ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करता है एज ए न्यूट्रल वेन्यू। जब आप देखेंगे कि वी आर नॉट सपोर्टिंग आइदर रसिया, आइदर यूके और यूएसए। पर्सनल लेवल पे ना ये सब बातें ना दुख देती है। और जब हम देश की तरक्की, इकोनॉमी डेवलपमेंट, पीस एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं ना, तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। और फिर हम बैठ करके जो है ना व्हाइट हाउस में बैठ कर मुर्गा लड़ा हुआ काम करते हैं। सीरियसली मैन, वेकअप, दिस इज द टाइम टू वेकअप। हाँ, मैं मानता हूँ आपका डिफेंस बजट बहुत तगड़ा है, बट ऐसा डिफेंस बजट लेके क्या करोगे जिसमें एक दूसरे को लड़ा रहे हो? अमेरिका में गन एक्ट है, हर साल 10,000 बच्चे मारे जाते हैं। ब्रो, इट्स टाइम टू वेकअप। उठने का टाइम आ गया है। पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया में यूएन पीस काउंसिल बनाया आपने। 2 साल पहले कोविड आया था, सारा फंडिंग चाइना से आता है। अब चाइना पूरी दुनिया के लिए क्या है, बवासीर है, तबाही है, कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गिफ्ट में जो है ना उसने हमारे को कोविड दिया है। और 2 साल में ना जो इकोनॉमी तबाह हुई है, जो देश तबाह हुए, दैट इज बद से बदतर। उसको उस हिंदी में बोलेंगे, उसको बद से बदतर हालात है। अब पर्सनल लेवल पे आई एम नॉट सपोर्टिव द चाइना बिकॉज द थिंग्स विच आर नॉट रिलेटिव। कि चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है ना टेक ओवर का और एक्सपेंशन का, दैट इज नॉट कंसिडरेबल। और वो एक लीगल तरीके से काम नहीं करती है। पर्सनली मेरे को थोड़ा सा, जब मैं चाइनीज एक्सपोनेंशियल ग्रो और चाइनीज एक्सपेंशन की बात करता हूँ ना, तो पिछले साल मेरे को कोई 2-3 केस याद आते हैं। एक तो उसने पाकिस्तान को $16 बिलियन का लोन दिया वो सीपीसी बनाने के लिए। उसके बाद उसने श्रीलंका को 99 साल तक के लिए हम्बनटोटा ब्रिज का लोन पास करवा दिया। और उसने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। और आप देख लीजिए श्रीलंका का हाल कितना बुरा है, देख लीजिए पाकिस्तान का हाल कितना बुरा है। और जब भारत की तरक्की के और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे ना, तो हमारे अड़ोसी और पड़ोसी दोनों के दोनों महा चौपट आदमी है यार। डायरेक्टली चाइना जो है ना इंस्टिकेट नहीं करता है, वो कोई ना कोई जो है ना ऐसा काम करेगा, ऊट पटांग हरकत करता रहेगा कि जो है ना, हाँ, वो उल्टा करके कान छूता है बेसिकली। और जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं या फिर आप सबको लेकर के चलने की बात करते हैं ना, तो ये चीजें जो है ना असर डालती है ग्लोबल मीडिया पे, ग्लोबल मैनेजमेंट पे। और जो एक
एक जो बिजनेस का और ट्रेड का जो वैल्यूएशन है और एक ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर असर डालता है। बदलते हुए दौर के साथ ना अब चलना होगा और हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल एंड फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी है दैट शुड बी इनक्रेडिबल, और ये चीजें बेहतर होनी चाहिए कि हम इसको और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यूएसए गए हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, बट पूरी दुनिया का प्रॉब्लम से यूरोप को कोई लेना देना नहीं है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो उन्होंने खूब मशीनें बनाई, खूब बिल्डिंगें बनाई, खूब कार बनाई, और जब वहां पे क्लाइमेटिक इशू होने लगा तो सस्टेनेबल पे आ गए। इसको दोगलापंथी कहते हैं भैया, और इस विचार को बदलना होगा, और ये तभी बदलेगा जब हम अपने रिसर्च डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की तरफ फोकस करेंगे। और सबसे बेटर चीज ये है कि जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी, अपने विजन, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। और इंटरनेशनल अफेयर्स में जो टॉपिक है वो है शिक्षा, सुरक्षा, राष्ट्रीय नीति और शांति। शिक्षा को लेकर के हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 17 से 18 बिलियन डॉलर का एजुकेशन बजट है, एंड दैट इज नॉट, इसमें प्राइवेट प्लेयर को डालना पड़ा, अलग अलग एडटेक ब्रांड बनानी पड़ी, अलग अलग बिजनेस बनाना पड़ा। दैट शुड बी क्वाइट परफेक्ट। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब हमारे को लॉन्ग पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का काम है रूल बनाना, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। बिजनेस करने के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू हायर प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट एजेंसी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बहुत अच्छे से कर रही है। प्राइवेटाइजेशन करना इंडिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन एंड एवरी टाइम हम गवर्नमेंट के एसेट्स एंड गवर्नमेंट के बिजनेस मॉड्यूल पर डिपेंड नहीं कर सकते। उनके 100 और भी तो काम है भाई। आइए बात करते हैं डिफेंस के बारे में। जब हम लोग जैसा जान रहे थे पिछले 1 साल से रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूक्रेन में फूड इनसिक्योरिटी आ गई है, और 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक सर यूक्रेन गए हुए थे, और उन्होंने ये नोट किया कि यूक्रेन का हालत बहुत खराब है। जब आप यूरोपियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, तो यूक्रेन इज अ गेटवे टू एंटर यूरोप। और मेरे समझ से यूक्रेन के साथ ना, मतलब वो चने की झाड़ पे चढ़ाने वाली बात हो गई। उसको ना पोक कर दिया गया कायदे से, उसके कान भरे गए कि भाई तू हमारे साथ नाटो का मेंबर बन जा और हम तुमको सिक्योरिटी देंगे। जब हम नाटो के बारे में बात किए तो नाटो आफ्टर कोल्ड वॉर ना, अमेरिका और यूरोपियन कंटिनेंट ने मिलकर के एक एलाई बनाया, जिसमें कहा कि अगर एक को मारेगा तो हम सब मिलकर उसको मारेंगे। ऑन पर्सनल लेवल मेरे को लगता है कि चीजें कुछ ज्यादा बद से बदतर हो गई है। सैंक्शंस पे सैंक्शंस यूरोप के लोग और यूरोप के कंट्री मैन और बिजनेस मैन लोगों ने रसिया पे लगाए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के लोगों ने भर भर के सैंक्शन लगाए हैं रसिया पर। बट डूड, रसिया का एक फ्रेंड है चाइना और दूसरा फ्रेंड है इंडिया। आपने जो बिजनेस वहां से हटाया, चाइनीज ने वहां जाके इन्वेस्ट कर दिया। अब वही गैस, वही बिजली, वही पानी, वही प्रोसेस्ड मटेरियल रसिया चाइना से खरीदता है, और चाइना पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट है। तो क्या जरूरत है? सीधा खरीद रहे थे, इज्जत की रोटी खा रहे थे। 1990 में जब यूक्रेन
न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था, तो रशिया के प्रधानमंत्री ने कहा था भैया आपको जरूरत नहीं है, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि रसिया सुपर पावर है। रसिया की चलती चाइना से भी बहुत अच्छा है, इंडिया से भी बहुत अच्छा है। और चाइना और इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड के 2 मेजर पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पे कंज्यूमर मार्केट सबसे बेटर है। और जहां पे कंज्यूमर मार्केट होगा वहां पे ऑलरेडी बिजनेस बनेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस बनेगा। पूरे यूरोपियन यूनियन को आप लगा दो तो ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा कंपनी है, और सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनके पास इंश्योरेंस एजेंसी है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और वो ये चीज मैनेज कर रहे हैं। हाँ, इमीडिएटली इंडिया और चाइना मिलकर नहीं बना सकता, हाँ, बट अगर एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के पास एक मौका है रसिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने का। पूरी दुनिया में रसिया ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, जो कच्चे तेल का रेट होगा हम उसी रेट पे बेचेंगे। दैट्स फाइन एंड इनफ। और हम रसिया से करेंसी ट्रेड पे सामान नहीं खरीद रहे हैं, हम रसिया से इंडियन और रूबल में एक्सचेंज करके खरीद रहे हैं। तो हमारा जो डॉलर बर्निंग रेट है वो बच रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले महीने हमने $16 बिलियन और ऐड किया अपने इंडियन फॉरेन रिजर्व में। और हमारे देश के लिए ये एक सबसे अच्छी बात है कि हम जितना US डॉलर को सिक्योर कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी और हमारा जो फेडरल रिजर्व है दैट शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। और हमको ये चीज जो है ना फाइनलाइज करना होगा कि हम शिक्षा, सुरक्षा और राष्ट्रीय शांति नीति और राष्ट्रीय शांति वार्ता पे जो है ना फोकस करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में US सबसे स्टेबल कंट्री है, जिसका डिफेंस बजट ऑलमोस्ट $800 बिलियन का है। वहीं पर चाइना, जिसका डिफेंस बजट $293.43 बिलियन का है। इंडिया जिसका 76 बिलियन है, UK जिसका 68 बिलियन है, रसिया जिसका 65 बिलियन है। ये 4-5 कंट्री है ना जो डिफेंस पे खर्चा करती है। अब डिफेंस पे खर्चा करेगी तो इससे हथियार बनेंगे, इससे कॉम्बैट मिसाइल बनेगा, इससे डिफरेंट एलाइड सेक्टर्स में बिजनेस होंगे। और पर्सनली थोड़ा सा मेरे को इंस्ट्रिक्ट होता है जब चाइना और रसिया मिलकर जब काम करते हैं ना, तो दैट शुड ग्लोबल वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी आती है। बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, और हमको ये मानना पड़ेगा। तो 2 दिन में हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं लगेगा। इट्स ऑलमोस्ट 10 और 15 ईयर्स ऑफ लॉन्ग मैराथन। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चीज इंश्योर किया है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे, बट बस टाइम तो लगेगा। अभी हमने सेमीकंडक्टर के लिए TSMC, फॉक्सकॉन, मेदांता सबको लाया है, हमने MOU साइन किया है। हमने सिर्फ 1,50,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। इसको भी बनने में 2 से 3 साल लगेगा। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम डिफेंस में, एरोस्पेस में, स्पेस टेक में और लॉजिस्टिक का बिजनेस हम बनाए, इंश्योरेंस बिजनेस बनाए। क्योंकि हर बार हम यूरोपियन और रशियन और अमेरिकन बिजनेस पे डिपेंड नहीं रह सकते। पिछले हफ्ते अमेरिका ने बोल दिया कि हिंदुस्तान जितना तेल खरीदना चाहे खरीद सकता है, बट द सीन चेंज है। क्योंकि अब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहा है। हाँ, एक और बात कि अमेरिका तो बोल देता है कि भैया आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, बट द थिंग इज दैट थिंग्स शुड बी रियलेबल ऑन ग्राउंड। जमीनी सतह पे जब आप देखते हैं ना, तो वो चीजें ना प्रैक्टिकल पॉसिबल होना चाहिए। एक कंपनी है, इसका नाम है सऊदी अरामको। पिछले 3 महीने में उसने $45 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। इट्स ए प्रॉफिट, ह्यूज मार्जिन। और मेरे को लग रहा है ये वार का जो है ना, मतलब गलत फायदा उठाया जा रहा है। और हम ऐसे बोलते हैं ना कि किसी के इंसानियत का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, बट बिजनेस में ऑल टर्म्स आर वैल्यूएबल, ऑल टर्म्स आर फेयर एंड इनफ। हम वार में ही प्रॉफिटेबिलिटी उठा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोविड के टाइम ना
चाइना ने वैक्सीन बनाया, पूरी दुनिया को दिया। अब क्या रेट पे दिया मेरे को नहीं मालूम, बट हमने जो वैक्सीन बनाया ना, हमने फ्री में दिया 110 कंट्री को। और कुछ कंट्री तो ऐसे थे वहां हमने मेडिकल मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, हेल्थ केयर, एंटीबायोटिक्स हम कोरोना के नाम पे आज भी दे रहे हैं। इट्स ए ग्रेट विजन एंड आई विल थैंक एंड टू आवर प्राइम मिनिस्टर सर विजन एंड देयर माइंडसेट, क्योंकि चीजें बदलेगी। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरक्की में वैसे ही लोग बनाएंगे जो कि इंडिया की तरक्की के लिए हमेशा और तख्त पे खड़े रहेंगे। बीते दिनों की बात है, रसिया ने अपने डिफेंस बजट में 40% और ऐड किया है, जबकि रसिया का डिफेंस बजट है अभी ऑलमोस्ट $65 बिलियन। जब 40 बिलियन और ऐड करेगा तो ऑलमोस्ट 81 से $85 बिलियन तक जाएगा और मैक्सिमम $90 बिलियन तक जाएगा। तो रसिया पहले भी चौथे स्थान पे था, लेकिन इस बार जो ऐड होगा तो रसिया चला जाएगा तीसरे पोजीशन पे। और ऑलरेडी हमको पता है कि टॉप पे यूएसए है, सेकंड में चाइना है और थर्ड में रसिया आएगा। जब इस सिचुएशन में रशियंस का डिफेंस बजट 81 से $85 बिलियन है, जो कि ऑलमोस्ट यूरोप के लोगों ने खूब सैंक्शन डाले, भर के सैंक्शन डाले हैं। आई विल सैल्यूट द माइंडसेट ऑफ पुतिन। यार सोचते कैसे यार, और इतना क्रिटिकल एंड टैक्टिकल ब्रेन आता है कहां से? और ये चीज होना बहुत जरूरी है। एक लाइन मेरे को याद है कि क्राइसिस इंसान को मोर डिसिप्लिन बनाती है। और हम जो है ना, इकोलॉजी में एक लाइन है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो अब रसिया में फिटेस्ट का जो है ना लड़ाई चल रहा है कि द पर्सन हु विल मोर फिट दे विल सर्वाइव। क्योंकि इस दौर में रसिया के साथ जाना और यूएसए के साथ जाना, आई एम टू श्योर टू बी नॉट टू बी गुड। क्योंकि यार हम खुद तो एक बहुत बड़े 125 करोड़ से ज्यादा है और 2027 तक हम चाइना को क्रॉस कर देंगे, बीट कर देंगे। इस साल का हमारा बजट, डिफेंस बजट $65 बिलियन है। हर साल 10% मोदी जी ऐड कर रहे हैं, तो हम टॉप 3 में आएंगे। वी आर द एलिट क्लब मेंबर्स, डेफिनेटली वी कम। अगस्त के लास्ट में हमने यूके को ऑन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जापान, जर्मनी। पर्सनल लेवल पे मैं कहना ये चाहूंगा कि जब आप ग्लोबल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफिकेशंस देखते हैं ना, तो इंडिया का इस एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और हमने इंडिया को वीटो को पावर नहीं दिया है। क्यों भाई? दे आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी हैव द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। ठीक आज से 200 साल पहले, नहीं 200 साल पहले ना, अंग्रेजों के इन्वेट करने से पहले 200 साल तो अंग्रेजों ने इन्वेट किया और उससे 500 साल पीछे जाए, जिसमें मुस्लिम आक्रांता और मुस्लिम रूलर थे। यूरोप में जब यूरोपियन रिनाइसेंस और मॉडर्नाइजेशन हुआ था, तो कोलंबस, वास्को डी गामा और पुर्तगीज सेलर चले थे इंडिया को खोजने के लिए। इंडिया को क्यों खोजने के लिए जाएंगे भाई साहब? दे हैड डिस्कवर्ड दैट कहीं ना कहीं एक दुनिया है, वहां पे एक इंडिया नाम का एक कंट्री है और वहां पर रिसोर्सेज बहुत है। वास्को डी गामा चला था, उसने केरला के रास्ते गोवा में लैंड किया और यहां से खूब सारे मसाले लेकर के गए। और वहीं पर कोलंबस निकला था, वो अमेरिका खोज रहा था और वहां के रेड इंडियंस को पहचाना और देखा तो बोला ये इंडियन जैसे ही दिखते हैं। आज से 500 साल पहले जब हम हिंदुस्तान का इतिहास देखते हैं ना, तो इट वाज आल्सो मोर रिच एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनली मोर वैल्यूएबल। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ अलग अलग बिजनेस था, अलग अलग स्पेसिफाइड एंड टर्म्स एंड ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस था। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, R&D सेंटर, मेडिसिन सेंटर। हमारे पास मसाले का व्यापार था, हमारे पास सोने का व्यापार था, हमारे पास हमारा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज रिच था।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब 1945 में जब अंग्रेज यहाँ से गए थे ना, ऑलमोस्ट उन्होंने 95 ट्रिलियन यूरो तक का रिसोर्सेस यहाँ से ले गए थे। और वही हम जो कह रहे हैं ना, कश्मीर कोहिनूर का हीरा और डिफरेंट ज्वेल्स, भाई सब सारा लेके गए। और आज ये लोग मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। मतलब कल के लुटेरे आज हमको इंसानियत सिखा रहे हैं। ब्रो प्लीज वेक अप, ये हमारा टाइम है। मैं तो पर्सनली एक बात कहना चाहूंगा कि अब हिंदुस्तान के भाव बढ़ने वाले हैं। ये बात हमारे फाइनेंस मेंटर श्री राकेश झुंझुनवाला सर ने कहा था। बट सीन चेंज है, हिंदुस्तान का भाव बढ़ चुका है और हिंदुस्तान तरक्की के उस मुहाने पे खड़ा है जहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वेरी सून वी बिकम द वर्ल्ड लीडर एंड वी बिकम द सुपर पावर ऑफ कंट्री एंड वी ऑल्सो our entry become welcomed as an elite member of global world and global economy and global ecosystem. दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे यूपीआई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के नवंबर में डिमोनेटाइजेशन किया और डिजिटल बिजनेस और डिजिटल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। इसमें अलग अलग कंपनी आई जिन्होंने अपना यूपीआई, एनपीसीआई अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। यूपीआई का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि हम फोन से जो है ना स्कैन करके जो है ना इधर से पैसा डालें ना मर्चेंट बैंक को या फिर जहां पे हम कोई सामान खरीद रहे हैं। सिमिलरली और यूपीआई हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, बैंक अकाउंट में हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड भी जुड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं गवर्नमेंट विल रीड ऑल द डेटा। और 125 करोड़ लोगों का डेटा एक बहुत बड़ा ये है, इट्स ए ह्यूज मार्केट कि इंडिया में ये डेटा को प्रिजर्व किया जाए और इस डेटा के बिहार पे डेटा सेंटर बनाया जाए और डेटा के अकॉर्डिंग जो है ना हेल्थ केयर, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, R&D, दैट शुड मेक ए लाइट हेल्थ केयर इकोसिस्टम और एजुकेशन मेटावर्स। और ये मेटावर्स जब बनेगा ना तो दैट शुड बी इनक्रेडिबल और दैट शुड बी बेनिफिशियल। पर्सनल लेवल में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यूपीआई के तर्ज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएचआई लॉन्च किया है। यूएचआई क्या है? यूनिफाइड हेल्थ केयर इंटरफेस। अब हमारे बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बैंक से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करेगी कि हम एक यूनिक आईडी कार्ड बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी जिसमें एक पेशेंट नंबर, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर ये होगा, रजिस्टर्ड होगा और डिफरेंट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ हेल्थ केयर है। इसमें मेड टेक है, हेल्थ टेक है, फार्मा केयर है, फार्मामेड सप्लाई चेन है, डॉक्टर्स है, नर्सेस हैं एंड हेल्थ केयर, R&D, एजुकेशन से। ये 5 और 7 जो भी फैक्टर्स हैं सब एक साथ आएंगे और हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को मोस्ट इफिशिएंट, इफेक्टिव और एफोर्डेबल बनाएंगे। और इवन इसमें ये तक मेंशन होगा कि हमारा अभी ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, हमने हमारे ब्लड ग्रुप का कंपोजिशन क्या है, हमने पिछली बार कब मेडिसिन लिया था, हमने पिछली बार कब इंजेक्शन लिया था। ये सारे डेटा, ऑल द डेटा विल फिल्ड बाय थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी ऐप। जैसा कि हम जब आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो हमारे को पता है हमारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्या है, हमने किसको पेमेंट किया है और हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमने गलती से अगर किसी को पैसा भेज दिया तो हम बैंक को कॉल करके वो उस पैसे को रिटर्न कैसे करवा सकते हैं। दैट ऑल द पॉसिबिलिटी और सर्विस इज अवेलेबल। तो मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ें बदल रही है और यूपीआई के तर्ज पे जो है ना यूएचआई जो कि यूनिफाइड हेल्थ केयर इंटरफेस बनाया गया है और इट्स ए गुड पोर्टल और एफिशिएंट हेल्थ केयर पोर्टल वेयर वी कैन टॉक अबाउट हेल्थ केयर, बिजनेस, different healthcare R&D center, efficiency of different factors which will enhance the healthcare ecosystem and healthcare metaverse, and that should be incredible। क्योंकि जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना तो
इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। हमारे पास 125 करोड़ से अब हम 130-140 को टच कर रहे हैं और इसको एफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए, और नहीं अगर आप दे रहे हैं ना तो मतलब कायदे से बेईमानी है। और जहां तक मैं जानता हूं हमारे जो लीडर्स हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, दे आर मोर ऑनेस्ट एंड टू बी दे आर हाईली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टू डील एंड नर्चर दिस सिचुएशन एंड केयर एंड टेक दिस सिचुएशन। एपिसोड के थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पिछले दिन बैंगलोर समिट हुआ। बैंगलोर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कैलिफोर्निया के तर्ज पे बैंगलोर को बनाएंगे, 6 और सिटी बनाएंगे बैंगलोर के स्ट्रेटेजिक कंजेशन को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए। उन पर बात करते हैं। कल एक कंपनी, परसों एक कंपनी ने लॉन्च की है स्काई रूट, जो कि तेलंगाना की है, और तेलंगाना में वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन पॉइंट, बिजनेस इंक्यूबेशन पॉइंट एंड फ्रॉम मैंगो टू मेटावर्स। हमने बात किया था पिछले एपिसोड में, और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि तेलंगाना सिर्फ 8 साल पहले बना है और हिंदुस्तान की तरक्की में 11.2% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जो है ना ये ग्रो कर रहा है। बिजनेस टू मेटावर्स एंड एडटेक टू फिनटेक एंड फिनटेक टू स्पेस टेक, इसमें भी ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। क्या आप जानते हैं एक कंपनी, इसका नाम है स्काई रूट, जिसके सीईओ पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। शुड बी इनक्रेडिबल, क्योंकि जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। हमारे पास 125 करोड़ से अब हम 130-140 को टच कर रहे हैं और इसको एफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए, और नहीं अगर आप दे रहे हैं ना तो मतलब कायदे से बेईमानी है। और जहां तक मैं जानता हूं हमारे जो लीडर्स हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, दे आर मोर ऑनेस्ट एंड टू बी दे आर हाईली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टू डील एंड नर्चर दिस सिचुएशन एंड केयर एंड टेक दिस सिचुएशन। एपिसोड के थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पिछले दिन बैंगलोर समिट हुआ। बैंगलोर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कैलिफोर्निया के तर्ज पे बैंगलोर को बनाएंगे, 6 और सिटी बनाएंगे बैंगलोर के स्ट्रेटेजिक कंजेशन को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए। उन पर बात करते हैं। कल एक कंपनी, परसों एक कंपनी ने लॉन्च की है स्काई रूट, जो कि तेलंगाना की है, और तेलंगाना में वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन पॉइंट, बिजनेस इंक्यूबेशन पॉइंट एंड फ्रॉम मैंगो टू मेटावर्स। हमने बात किया था पिछले एपिसोड में, और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि तेलंगाना सिर्फ 8 साल पहले बना है और हिंदुस्तान की तरक्की में 11.2% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जो है ना ये ग्रो कर रहा है। बिजनेस टू मेटावर्स एंड एडटेक टू फिनटेक एंड फिनटेक टू स्पेस टेक, इसमें भी ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। क्या आप जानते हैं एक कंपनी, इसका नाम है स्काई रूट, जिसके सीईओ पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। ये पहले इसरो पे काम करते थे और उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम है स्काई रूट। वही इसको इंडिया का स्पेस एक्स बोलते हैं। जब स्पेस एक्स की बात आई तो आप जानते हैं वो एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसका मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $400 बिलियन है, और वो इलॉन मस्क के इसके सीईओ है। और हमेशा बातें करते रहते हैं कि हम चांद पे घर बनाएंगे, मार्स पे कॉलोनी बनाएंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई साहब, जब हम स्पेस एक्स के बारे में बात करते हैं और स्काई रूट के बारे में बात करते हैं ना, तो स्पेस एक्स का वैल्यूएशन $400 बिलियन है, और $400 बिलियन का 0.1% भी अगर निकाल देंगे, 40 मिलियन, उससे भी कम इसका फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग में जो है ना, मतलब इतू सा फंडिंग में जो है ना, इसने क्रायोजेनिक 3D इंजन बना करके जो है ना लैंड करवा दिया। दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड हमको अपने युवाओं पे, हमको अपने साइंटिस्ट पे ना गर्व करना चाहिए, और हम वो गर्व करने के साथ साथ उनको मौका देना चाहिए। और वी शुड हायर ऑल दिस रिसोर्सेज, और हमको वो सारे रिसोर्सेज एंड सुविधाएं देनी चाहिए जो एक बंदा जो ना यूएसए के नासा में जाकर वो एक्सपेक्ट करता है ना। नहीं भैया, आप इंडिया में आओ, इंडिया में बैठ के काम करते हैं, इंडिया में बिजनेस बनाते हैं। दिस इज टाइम टू टर्न इंडिया एज इंडिया इकोसिस्टम दैट वी कैन बिल्ड इट एंड वी कैन लेवरेज इट, विच इज क्वाइट एसेंशियल। एपिसोड के थर्ड
स्टेज में बात करेंगे फाइनेंस एंड फार्मा। फाइनेंस में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट जो कि 8,300 8,500 तक जाती है। एक हफ्ते में हम देखते हैं 200 पॉइंट ऊपर जाती है, 200 पॉइंट नीचे जाती है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में डालते हैं तो एक हफ्ते का लीवरेज अगर आप लेकर के देखते हैं तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाती है, 300 पॉइंट नीचे आती है। बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक 20 to 30% एवरेज मार्जिन लेकर के आप कॉल और पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है मार्केट किस दिन बढ़ रहा है, जिस दिन बढ़ेगा उस दिन सी खरीदना, जिस दिन घटेगा उस दिन डी खरीदना। दैट शुड बी चेक एंड बैलेंस। और हाँ, आप कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट ये बढ़ रहा है। जिसे बोलते हैं ना कि वो आपने एक नाम सुना होगा, चाइनीज बम्बू, जो 5 साल में तक नहीं बढ़ता है और अगले 1 साल में जो है 90 फीट तक बढ़ता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक इट। पिछले 70 सालों में 2 करोड़ लोग थे और पिछले 2 साल में 10 करोड़ और हो गए। 400% का ग्रोथ शो किया। दैट शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, लिंक में जाए, 300 रुपये का बोनस अमाउंट पाए और इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने हिसाब से रिसर्च एंड डेवलप, अपने अकॉर्डिंग R&D करें, अपना एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, अलग अलग कंपनी के CEO क्या है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है और वो कैसे काम कर रही है और कैसे बेटर बनेगी अपने आप को, उसके एक्विजिशन प्रोग्राम क्या है, कहाँ एक्सपेंड कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, नेट मार्जिन क्या है। यू शुड राइट इन योर ओन वे। और जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। सॉरी, तो ये बातें पचने वाली नहीं है और आपको करना चाहिए। एंड आई एम सपोर्टिंग विथ दैट पर्सन जो अपना रिसर्च, अपने माइंडसेट, अपने स्किल्स पे लगातार काम करते हैं। तो अपने स्किल्स पे लगातार काम करते रहिए। तो क्या आप लोग फ्यूचर ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर में ऑप्शन कर रहे हैं क्या? आप अपना R&D कर रहे हैं, फाइनेंस की R&D, कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, अगला निफ्टी 50 में होने वाली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी का IPO आ रहा है, क्या आप खुद अपना R&D कर रहे हैं और कर रहे हैं तो कमेंट में लिख करके बताएं।